एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, ये उसका थर्ड पार्ट है। सोशल हायरार्की, अब उनकी सोशल हायरार्की कैसी थी, समाज में कौन कौन से लोग थे, किस किस टाइप के लोग थे, ये बताया गया है। एक टेसिटस नाम के व्यक्ति हैं, मतलब उस टाइम के राइटर हैं। इन्होंने कुछ लिख के गए हैं हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम पर किस क्या क्या टाइप के लोग थे, उनका एम्पायर कैसा था, उनके बारे में। अब लिखते हैं जो सेनेटर थे और जो इक्विस्टेरियन क्लास से बिलोंग करते थे। इक्विस्टेरियन मतलब होता है जो घुड़सवार से रिलेटेड है, जो घोड़े वगैरह अस्तबल वगैरह से रिलेटेड हैं, वो लोग थे। और उनके बड़े बड़े घर थे, लोअर क्लास के थे, अपर क्लास के थे, और कुछ ऐसे थे जो सर्कस वगैरह देखते थे, उनके एडिक्ट थे। और फाइनली जो स्लेव वगैरह थे। थर्ड सेंचुरी में जो सेनेटर की संख्या थी वो लगभग 1000 थी। और इसका लगभग जो आधे लोग हैं वो इटालियन फैमिली से बिलोंग करते थे। एक राजा हैं कॉन्स कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। इनके साम्राज्य में बताया जाता है कि फोर्थ सेंचुरी में दो टाइप के लोगों को, मतलब उस टाइम के लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। और जो एक तो थे सेनेटर, दूसरे थे इक्विस्टेरियन, जो मतलब घुड़सवारी वगैरह से रिलेटेड करते हैं। बाद में जाकर वो भी अमीर वर्ग में मतलब शामिल हो गए थे, मतलब उन्होंने पैसा वैसा कमा लिया था, अपना जो दायरा है बड़ा कर लिया था। जिनमें से आधे लोग हैं लगभग अफ्रीका और ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते थे। उसके बाद में जो रोमन एरिस्टोक्रेसी है, वो लोग वेल्दी तो थे, मतलब अमीर लोग तो थे, लेकिन वो थोड़े वीक थे। मतलब अगर पावर की बात की जाए, मिलिट्री मिलिट्री नज़रिए से देखा जाए, वो थोड़े वीक थे, जो कि नॉन एरिस्टोक्रेसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। अब इसके बाद मिडिल क्लास फैमिली से कौन कौन बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास में कौन कौन से आते थे, ये वो लोग थे जो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी को सर्व करते थे। मतलब जो बेसिकली जॉब वगैरह करते हैं ब्यूरोक्रेसी या फिर आर्मी में, सैनिक या सेना वगैरह से रिलेटेड है, ये वो लोग थे। ये तो होगा कि मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इसके बाद आता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कौन थे, उसके नीचे कौन कौन से आते थे। उसके नीचे नॉर्मली जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो लेबर वगैरह जो लोग हैं, जिन्हें ह्यूमिलियर कहा जाता था, ये वो लोग हैं जो बेसिकली डेली वेजेस पे काम करते हैं, ये वो हैं। मतलब वर्कर होते हैं इंडस्ट्री के, माइग्रेंट होते हैं, यहाँ से वहाँ काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब खेत कटने के टाइम आते हैं, जब कटाई वगैरह होती है गेहूं की या अपने ऑलिव हार्वेस्ट की, जो जौ की ऑलिव हार्वेस्ट, जो जैतून के तेल होते हैं उनकी। अब जब इंडस्ट्री सड़क वगैरह बनती हैं तो ये सब काम आते हैं। और एक और जो वर्ग है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आर्टिस्ट, घर से जो काम करते हैं, घर से कपड़ा बना रहे हैं, घर से अपना कुछ भी कर रहे हैं, खिलौने बर्तन वगैरह बना रहे हैं, उनकी कंडीशन इन लेबर से थोड़ी ज़्यादा काफ़ी बेहतर थी। तो इस टाइप के लोग थे उस टाइम पर। फिफ्थ सेंचुरी के एक राइटर हैं जिनका नाम है ओलम पीड्रस, जो कि एक एम्बेसडर भी, मतलब एक डिप्लोमेट भी रहे हैं, राजदूत भी रहे हैं। उन्होंने कुछ लिखा है उस बारे में कि उस टाइम पर, फिफ्थ सेंचुरी के टाइम पर, जो रोम के लोग बाग थे, मतलब अमीर वर्ग के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, वो उनकी इनकम, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी, उससे 4000 पाउंड गोल्ड के बराबर कमा लेते थे हर साल। मतलब 4000 पाउंड के का जो सोना होता है, मतलब उसके बराबर उनकी इनकम होती थी। स्टार्टिंग की 3 सेंचुरी में जो है, मतलब उनके पास सिल्वर ख़त्म हो गई थी, जो चांदी होती है वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इनकी जो करेंसी है, मतलब जो पैसे का लेन देन जो करते हैं, वो चांदी के सिक्कों से होता था। लेकिन थर्ड सेंचुरी में ऐसा हुआ कि जो मतलब स्पेन में चांदी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के जारी किए, मतलब जो सोने की करेंसी होती है, उसके बाद सोने के सिक्के को इशू किया एज अ करेंसी के रूप में। रोमन एम्पायर के टाइम पे जो हायर और मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मतलब अच्छे खासे उनके पास पैसा तक, बहुत एफिलेंट थे और पावरफुल थे।
क्योंकि उनको जो पैसा है मतलब उनकी जो सैलरी है वो गोल्ड के रूप में मतलब सोने के रूप में मिलती थी। और वो उस पैसे को मतलब ज़मीन वगैरह खरीद लेते थे, बाकी के जो एसेट्स होते हैं ज़मीन जायदाद मतलब इन पर अपना इन्वेस्ट करते थे। और उस टाइम पर उस जो कार्यकाल था वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता था, स्पेशली बात की जाए जुडिशरी सिस्टम में और सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री सिस्टम में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन होता था। मतलब ब्यूरोक्रेसी में मतलब टैक्स वगैरह ले लिया, गवर्नमेंट को पे नहीं करा, इस टाइप का करप्शन बहुत ज़्यादा था। अब अ, ये हमें पता कहाँ से चलता है, मतलब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई ये करप्शन था उस टाइम पर वहाँ पर भी। इसकी जानकारी मिलती है कि जहाँ पर जो हिस्टोरियन लोग थे और जो रूल्स वगैरह बनाए थे उस टाइम पे राजा ने, या फिर मतलब उस टाइम के जो कानून थे उसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा है, मतलब ये जो सिस्टम था कि करप्शन का। रोमन एम्पायर थोड़ा-सा मतलब उस टाइम पर कोई व्यक्ति अगर इनके अपोज़िशन कर रहा है तो उसका जो आंसर है, मतलब अगर कोई व्यक्ति रोमन एम्पायर के अपोज़िट में है, तो उसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे और इसका जो रिप्लाई, इसका आंसर वॉयलेंस के रूप में मतलब हिंसा के रूप में देते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा करके। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रोमन्स जो किंगडम है, साम्राज्य है, उसको सारे अधिकार प्राप्त थे। मतलब वो जो चाहे कर सकता है। मतलब कुछ सिविल राइट्स भी थे, कुछ आम लोगों के भी राइट्स भी थे इसमें, कि मतलब वो थोड़ा बहुत इसके करना, अगर कुछ गलत हो रहा है, राजा अगर कुछ गलत कर रहा है, तो वो अपनी आवाज़, अपनी बात रख सकते थे। लेट एंटीक्विटी, इस चैप्टर में हम देखेंगे जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया है रोमन एम्पायर में, वहाँ और फाइनल सेंचुरी में। लेट एंटीक्विटी ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करती है जो फैसिनेटिक पीरियड था, मतलब जो शानदार दौर था रोमन एम्पायर का, उसके एवोल्यूशन के बारे में, मतलब वो कैसे पीक पर गया और फिर उसका कैसे पतन हुआ, ब्रेक हुआ। और ये ब्रॉडली जो हुआ ये फोर्थ से सेवन्थ सेंचुरी के बीच में हुआ था। फोर्थ सेवन फोर्थ सेवन फोर्थ सेंचुरी में जो बदलाव हुए थे वो कल्चरल और इकोनॉमिकल हुए थे। और कल्चरल लेवल पे जो ज़्यादातर हुए थे, जो रिलीजियस लाइफ थी, जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन था, मतलब इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, कॉन्स्टेंटाइन। तो इसने क्या करा था, क्रिश्चियनिटी को मतलब जो क्रिश्चियन धर्म है उसे ऑफिशियल रिलीजन बनाने का कोशिश करी थी। और दूसरा जो बदलाव था वो था जो राइज ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी 7th सेंचुरी में। और और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट थे चेंजेस जो कि उस टाइम के जो एम्परर थे, डियो डियोक्टियन। एक राजा था डायोस लेटियन, उसने क्या करा था कि ओवर एक्सपेंशन कर लिया था, मतलब जहाँ तक उसकी सीमा थी, मतलब ये उसका साम्राज्य, और उसने ज़्यादा साम्राज्य बढ़ा लिया था, और उसने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया था कि उसे अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मतलब जितनी टेरिटरी कंट्रोल कर ली। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ईजीली हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा साम्राज्य होगा, जहाँ जहाँ तक सीमा होगी उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, उतने आपको सेना भी चाहिए, उतना आपको गवर्नर भी चाहिए वहाँ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसको क्या करा, एट द लास्ट उसने अबंडन मतलब उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। अबंडन मतलब होता है किसी जगह को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, गिव अप कर देना। फिर जहाँ जहाँ तक उसकी सीमा थी उसने अपने शहर में फोर्टिफाइड करवाया, किलाबंदी करवाई, और जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उनको रीऑर्गेनाइज करवाया दोबारा से। और जो मिलिट्री थी उसको कुछ राइट्स दिए, ताकि उसके भी कुछ पर्सनल अपने राइट्स हों, कुछ अधिकार हों, ताकि ऐसा नहीं छोटे छोटे कामों के लिए बार बार राजा के पास आना पड़े। तो उसको भी कुछ राइट्स दिए। जो मिलिट्री है, सेनापति है, कमांडेंट होता है, मिलिट्री कमांडेंट, उसको भी फिर कुछ राइट्स दिए ताकि उसके पास भी कुछ पावर रहे, अपने लेवल पर, अपने स्तर से वो कुछ संभाल सके पावर। जो राजा था कंस्टेंटाइन, उसने कुछ चेंजेस करे, कुछ बदलाव करे थे। अब वो बदलाव क्या कहते हैं, उसने कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ में मतलब मॉनेटरी में कुछ चेंजेस करे थे। जो बैंक वगैरह होती उसने सोलिडस नाम के सिक्के निकाले थे, मतलब उन सिक्कों को सोलिडस कहते थे, जिसमें 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड होता था। और वो रोमन एम्पायर में चलते थे, मतलब रोमन एम्पायर के बाद भी वो कुछ समय तक सिक्के चलते रहे थे। सोलिडस का बड़ी संख्या में मिंटेड किए जाते थे, मतलब जहाँ पर सिक्के बनते उन्हें मिंट कहते हैं उस जगह को। और काफ़ी मिलियंस ऑफ सिक्के बनाए जाते थे।
और दूसरा एक इनोवेशन ये हुआ था कि मतलब सेकंड कैपिटल बनी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज अपन टर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, पहले उसको बेजेंटियस नाम से जाना जाता था, जो कि तीनों साइड से नदी से घिरी हुई थी, मतलब समुद्र से घिरी हुई थी। अब न्यू कैपिटल है, न्यू जगह है, तो उसके लिए न्यू सेनेट मतलब सेना, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर वगैरह भी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर इनकी भी ज़रूरत पड़ी। मॉनेटरी स्टेब मॉनेटरी स्टेबिलिटी हुई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, तो इकोनॉमी ग्रोथ भी बढ़ती चली गई थी। फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ऑयल की फैक्ट्री बनी, ऑयल प्रेस और ग्लास फैक्ट्री, इन सब का, और ईस्ट साइड में इसका ट्रेड जो था काफ़ी बड़े स्तर पर था। अब इसका इम्पेक्ट ये हुआ कि अर्बनाइजेशन हुआ, प्रॉस्पेरिटी आई, लग्जरी आई, मतलब थोड़े संपन्न बने, और जो रूलिंग थी एलाइड वर्ग के लोग, मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो रूलिंग थे, जो राज करते थे, वो और ज़्यादा वेल्दियर और ज़्यादा पावरफुल हो गए पहले से। इजिप्ट में हंड्रेड ऑफ पेपरी, मतलब ये एक प्रकार का पत्ता होता है जिसपे मतलब पुराने जो लिखे जाते थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, और तो उसके इम्पैक्ट पर ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एफ्लुएंट थी सोसाइटी, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया करते थे ईस्ट वगैरह पे। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इजिप्ट में मतलब 2.5 मिलियन सॉलिडी सालाना, मतलब 35,000 पौंड गोल्ड के बराबर वहाँ की जनता टैक्स देती थी। मतलब 35,000 पौंड, मतलब इतना ज़्यादा टैक्स देती थी। और कंपेयर करा जाए कि उस टाइम पर जो पार्ट था, जो ईस्टर्न कंट्री साइड था, 5th-6th सेंचुरी में, और आज 20वीं सेंचुरी है, आज से ज़्यादा डेवलप्ड थी, मतलब आज से ज़्यादा ज़्यादा डेवलप्ड 5th और 6th सेंचुरी थी, और बहुत ज़्यादा मोर डेवलप्ड और मोर डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी और बहुत ज़्यादा घनी थी, वहाँ आबादी भी आज से ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी थी। और इन्हीं के बेसिस पे कई सारे कल्चरल डेवलपमेंट हुए समय के साथ। ट्रेडिशनल ग्रीक और जो ट्रेडिशनल रोमन कल्चर है, यहाँ पर पॉलिथिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, मतलब जो अनेक ईश्वरवाद होते हैं, मतलब यहाँ पर एक देवी देवता नहीं थे। जो ग्रीक की कल्चर की बात की जाए, रोमन कल्चर की बात की जाए, मतलब कई सारे देवी देवता थे, मल्टीपल, मतलब कई सारे भगवान थे, जैसे जुपिटर हैं, जूनो हैं, माइनेर्वा हैं, और मार्स हैं, और कई सारे जैसे ग्रीक्स हैं और ईस्टर्न डाइटरीज हैं, मतलब, और इसीलिए वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल, थाउजेंड्स ऑफ श्रिन्स और कई सारी जो जगहें बनी हुई हैं जहाँ पर पूजा पाठ या इस टाइप की प्रैक्टिसेस की जाती थी। इनका कोई मतलब कॉमन नेम नहीं होता, मतलब जब अनेक ईश्वर होते हैं, जब कई सारे भगवान होते हैं, तो इनका कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक अदर रिलीजियस ट्रेडिशन आया ज्यूस का, जो यहूदी लोग होते हैं। यहूदी भी कुछ ऐसे ही थे, वो भी मोनोथेइज्म, मतलब एक ईश्वरवाद पर विश्वास नहीं करते थे। वो भी कई सारे मतलब अनेक ईश्वर पर विश्वास रखते थे। लेकिन 4th-5th सेंचुरी में जब क्रिश्चियन वहाँ पे स्प्रेड हुआ, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, मतलब वहाँ पर फैलना। क्योंकि पॉलीथीज़्म मतलब कोई व्यक्ति अगर कई सारे देवी देवताओं को मानता हो, तो ओवरनाइट पे ऐसा नहीं कर सकता कि वो सीधा सीधा एक भगवान को मानने लगे। क्रिश्चियन जो थे, तो वो थोड़े से कट्टर विचारों के थे, और वो इस चीज़ को ब्लेम किया करते थे, मतलब इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे कि आप भैया अनेक ईश्वरवाद हो। और धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन समय के साथ इनकी आपस में बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस बाउंड्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे बनने लगी थी। क्रिश्चियंस को, और ये जो अपने रोमन और ग्रीक्स जो होते हैं, समय के साथ कई ज़्यादा रिलीजियस बाउंड्रीज़ बनने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने अपने धर्म पर कट्टर होने लगा था। अगर ईस्ट की बात की जाए, तो वहाँ पर काफ़ी, उस साइड ईस्ट के रीजन में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी 6th सेंचुरी तक।
540 में एक प्रॉब्लम आ गई थी मेडिटेरियन साइड, जहाँ पे इम्पैक्ट प्लेग फैल गया था, महामारी, बट उसके बावजूद भी लेकिन ठीक ठाक वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी। वहीं वेस्ट की बात की जाए, वेस्ट में वहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, सरकार थोड़ी टूटी फूटी, मतलब सरकार थोड़ी बिखरी हुई थी, क्योंकि जर्मन ग्रुप का जर्मन ग्रुप का आक्रमण हुआ था। मतलब ये जो गोथ्स थे, वेंडल्स थे, लोम्बार्ड थे, इन लोगों ने आक्रमण करा था, और जो बड़ी बड़ी प्रांतें थी वेस्ट की, जर्मन लोगों ने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया था, जिसे पोस्ट जर्मन के नाम से जाना जाता है। अब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट थे वो कौन कौन से थे, वो विसिगोथ जो कि स्पेन के अंडर में था, जिसको अरब ने 711 से लेकर 720 तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बाकी के ये जो शहर है, मतलब इनको जर्मन ने कब्ज़े में ले लिया था, जिसे बेसिकली मिडिवल नाम से जाना जाता था। और ईस्ट अभी भी यूनाइटेड था, हर प्रकार से संपन्न था, कंप्लीट था। और जस्टिन का जो एम्पायर है, जस्टिन ने समय के साथ और अफ्रीका पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने लिम्बार्ड के लिए, मतलब एक प्रकार का उसके लिए इजी हो गया था, रास्ता रास्ता खुल गया था उसके लिए आक्रमण करने के लिए। कुछ समय के बाद अर्ली सेवन सेंचुरी में रोम और ईरान का दोबारा से मतलब युद्ध हुआ। और शीशियन, मतलब जो सेसियन है, उन्हें दोबारा से, मतलब जिन्होंने थर्ड सेंचुरी में ईरान पर कब्जा कब्जा कर रखा था, ये वही लोग थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि साउथ ईस्ट से दोबारा से अटैक हुआ इस्लामिक रीजन का, मतलब जो इस्लामिक रीजन, जो इस्लाम का एक्सपांशन हुआ था, अब साउथ ईस्ट में भी अटैक हुआ उनका। एक्सपांशन ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई थी, और इसको ग्रेट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहा जाता है एशियन वर्ल्ड में। 642 में, जब 10 साल हो गए थे प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ को, तब रोमन में और सीसियन में यहाँ पर अरब ने अटैक करा था, और इसको अपने कंट्रोल में, मतलब अपने अंडर में ले लिया था। और बाद में कुछ टाइम के बाद स्पेन को, सेंट्रल एशिया को और सिंध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर सीरिया और इराक, धीरे धीरे सीरिया और इराक तक पहुंच गए थे। और थीम 4, मतलब ये चैप्टर 4 है, थीम 4 में देखेंगे कि अब इसका ऑल ओवर एक्सपांशन इस्लाम का, मतलब जो एक्सपांशन कहाँ कहाँ तक हुआ था। ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है।